सभी को नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्किल ग्रेविड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आप सभी के लिए लाए हैं यूपी पुलिस हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए हम सभी चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न क्या पूछा है? अलंकार शब्द का बताना है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए चयन कीजिए, बताइए। पहला विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। पहला क्या है? मनोहर। दूसरा क्या है? आभूषण। तीसरा क्या है? आकलन। और चौथा क्या है? अभिमान। तो अलंकार शब्द का सही अर्थ या पर्यायवाची हो जाएगा विकल्प दूसरा, अर्थात आभूषण। ध्यान दीजिएगा, अलंकार शब्द का सही पर्यायवाची या सही अर्थ क्या हो जाएगा? आभूषण। ठीक, आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, फिर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द आरंभ का पर्यायवाची शब्द बताना है? किसका बताना है? आरंभ शब्द का पर्यायवाची बताना है। चलिए चयन कीजिए, क्या होगा आरंभ का? पहला दिया है आधार, दूसरा है शुरुआत, तीसरा है आराम, चौथा है शांति। तो आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात शुरुआत। किसी चीज का प्रारंभ करते हैं या आरंभ करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। फिर देखिए, फिर क्या पूछा है? पावक शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए। पहले विकल्प देखिए, पाधन अवक। दूसरा है पौधन अक। तीसरा है पौधन अक। और चौथा है पाधन अक। तो पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, अर्थात पौधन अक। ये किसका है? पावक शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, फिर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या बोली बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? किसके अंतर्गत नहीं आती है? बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बताना है। पहला देखिए क्या दिया है? भोजपुरी। दूसरा है छत्तीसगढ़ी। तीसरा है मैथिली। और चौथा मगही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी, अर्थात विकल्प दूसरा। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ी जो है ये किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत है। आपको बताना है राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। बताइए, राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपुतानी, राजपुताई, या राजपुत्री, या राजपूती। चलिए चयन कीजिए। राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग, तो राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? राजपुतानी, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वर्णमाला में र व्यंजन को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताना है। बताइए, वर्णमाला में र वर्ण को, मतलब र व्यंजन है, इसको किस श्रेणी में रखा जाता है? विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। पहला देखिए, वतस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है। दूसरा है तालव्य, पाक्षिक, आघोष, महाप्राण। तीसरा विकल्प क्या है? ओष्ठ, स्पर्श, सघोष या महाप्राण। और चौथा क्या है? कंठ है, कंठ है, अंतस्थ है, अघोष है, अल्पप्राण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, अर्थात वतस्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण। ध्यान दीजिएगा, र व्यंजन को किस श्रेणी में रखा गया है? वतस्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? अशुद्ध है, अर्थात गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। फिर देखिए क्या पूछा है? स्वर्गरोहण शब्द में प्रयुक्त संधि बताना है। स्वर्गरोहण शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, वृद्धि संधि है, जड़ स्वर संधि है, या दीर्घ स्वर संधि है? स्वर्गरोहण, चलिए बताइए, स्वर्गरोहण में कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर्ग रोहण का बताना है, तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। स्वर्ग प्लस आरोहण हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, स्वर्ग प्लस आरोहण, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह तीनों क्या है? गलत है। कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए क्या पूछा है? आरोप शब्द का पर्यायवाची बताना है। इनमें से आरोप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
बताइए। अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, हमला। ध्यान दीजिए, आरोप शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, मतलब 3 होंगे और 1 नहीं है। चलिए, पहला दिया है अभियोग, दूसरा है आक्षेप, तीसरा है इल्जाम और चौथा है हमला। तो कौन सा नहीं है? हमला, अर्थात विकल्प चौथा, क्योंकि हमला यह आक्रमण से संबंधित है। ठीक है, बाकी इल्जाम, आक्षेप और अभियोग यह तीनों आरोप से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों किससे संबंधित है? आरोप से, जबकि हमला आक्रमण से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या जाएगा? विकल्प चौथा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सही जवाब क्या जाएगा? विकल्प चौथा, अर्थात हमला, जो कि आक्रमण से संबंधित है। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए क्या पूछा है। ब्रह्म ऋषि शब्द में, माफ कीजिएगा, ब्रह्म ऋषि शब्द में पूछा संधि विच्छेद का विकल्प कौन सा है? ब्रह्म ऋषि शब्द चयन कीजिए। पहला देखिए ब्रह्मधन ऋषि है, दूसरा है ब्रह्मधन ऋषि है और तीसरा ब्रह्मधन श्री है और चौथा ब्रह्मधन ऋषि। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद बताना है। चयन कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, अर्थात ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ठीक, किसका संधि विच्छेद है? ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद है। यहां पर आ प्लस ऋषि मिलकर अर में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आ प्लस री मिलकर किसे परिवर्तित हो जाते हैं? अर में। ठीक, कौन सी मतलब कौन से इसका सही हो जाएगा? ब्रह्मधन ऋषि। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, हिंदी व्याकरण में लिंग शब्द का अर्थ बताना है या परिभाषा क्या होती है? चलिए बताइए, हिंदी शब्द में बताना है सभी को। पहला देखिए क्या दिया है, शब्द के वचन का बोध कराना। दूसरा क्या है, संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो। तीसरा, क्रिया के काल का निर्धारण करना। चौथा क्या है, कारक के भेद को स्पष्ट करना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, अर्थात उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाता है। तो यहाँ पर विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का सही उदाहरण चुनिए, बताना है। इसका अपादान कारक का बताइए, कौन सा अपादान कारक का सही उदाहरण है? पहला देखिए क्या है, मोहन से चाकू, मोहन ने चाकू से सेब काटा। दूसरा है, गंगा हिमालय से निकलती है। तीसरा है, वह राम का भाई है और चौथा क्या है, बिल्ली छत पर बैठी है। ध्यान दीजिए, अपादान कारक में क्या होता है? यह अलग होने का भाव प्रकट करता है। अपादान में अलग होने का भाव, जहां पर अलग होने का भाव प्रकट हो वहां पर अपादान कारक। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर गंगा हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है। यहाँ पर विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बाकी पहला, तीसरा और चौथा क्या है? गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए क्या प्रश्न है, जो जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, जो जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला देखिए अमर, दूसरा है अजय, तीसरा है अगाध, चौथा है अनंत। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला है अमर, दूसरा है अजय, तीसरा है अगाध, चौथा है अनंत। तो जो जीता ना जा सके उसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात अजय। ठीक है, अजय अर्थात जो जीता ना जा सके, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, अस्थावर शब्द का सही विलोम क्या होगा पूछा है। किसका पूछा है? अस्थावर शब्द का बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। चंचल, पहला देखिए क्या दिया, चंचल, दूसरा है चेतन, तीसरा है जंगम, चौथा है जड़। अस्थावर, अस्थावर अर्थात जो अपने स्थान पर स्थिर हो, जैसे घर, मकान। ठीक, अब इसका बताना है विलोम शब्द। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जंगम, अर्थात विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, फिर देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। अधजर गगरी
छलकत जाए, जो कि एक लोकोक्ति है। इसका आपको अर्थ बताना है, क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए। कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, पहला विकल्प। दूसरा क्या है? गागर में आधा पानी होना। तीसरा क्या है? अधिक बुद्धिमान होना। चौथा क्या है? अपनी बात से मुकर जाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, तो विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, ये एक लोकोक्ति है, ठीक है। कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, फिर अगला प्रश्न क्या है? सूर सागर निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? चलिए बताइए, सूर सागर को बताना है, किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तुलसीदास की है, कबीरदास की है, सूरदास की है, या मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, अर्थात सूरदास, ठीक है। और सूरदास जिसका जिसका जवाब सही है, बिल्कुल शानदार जवाब, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, आप क्या बताना है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए बताइए, अग्नि, मयूर, गधा या चंच, चंच या चंचु, ठीक है। इसका तद्भव शब्द बताना है। इनमें से तीन शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। तत्सम शब्द क्या होता है? वह शब्द जो संस्कृत के शब्द को हूबहू हिंदी में अपना लिए जाते हो, वह तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्दों को परिवर्तन के रूप में हिंदी में अपनाया जाता हो, वह तद्भव शब्द होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गधा। यहाँ पर गधा शब्द क्या है? यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गदर्भ, ठीक। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गदर्भ, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए अब देखिए क्या पूछा है? दशानन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास पूछा है? ध्यान दीजिए, दशानन शब्द में समास पूछा है, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। पहला देखिए क्या है? तत्पुरुष। दूसरा है बहुव्रीहि। तीसरा है कर्मधारय। और चौथा अव्ययी भाव समास। किसका पूछा है? दशानन का पूछा है। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, या किसी अन्य पद की ओर संकेत कर देता है, या कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है सिर जिसके, तो यह रावण के लिए इंगित कर देता है, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है? चरण कमल बंदव हरिराय पंक्ति में अलंकार पूछा है। चरण कमल बंदव हरिराय में कौन सा अलंकार है? बताइए। उपमा अलंकार। पहला क्या है? उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा है अनुप्रास अलंकार। और चौथा है यमक अलंकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, अर्थात रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर चरण कमल बंदव हरिराय, यहाँ पर चरण को क्या मान लिया गया है? कमल मान लिया गया, अर्थात चरण क्या है? कमल के समान है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। आइए बिना विलंब किए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न। चलिए बताइए, रस के मुख्य चार अवयव बताना है सभी को। ध्यान दीजिए, प्रश्न है रस के मुख्य चार अवयव में अस्थाई भाव, अस्थाई भाव में कुल संख्या मूलतः कितनी मानी गई है? अस्थाई भाव की कुल संख्या बतानी है, 7, 8, 9 या 11। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, अर्थात सी सही जवाब होगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी गई है, और 8 अस्थाई भाव मानी गई है। किंतु अगर कुल संख्या मानी जाए तो 9 माना गया है, विकल्प तीसरा, ठीक है। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 बताइएगा सभी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने। वह वह धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण की दृष्टि से बताना है। बताइए, वह कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है कि संज्ञा है? वह कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात क्रिया विशेषण। चलना क्या है? क्रिया है, और धीरे धीरे का बताना है, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की, अर्थात चलना की। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण में धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान दीजिए, रीति की तरह से चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। क्या पूछा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कवियत्री, कवियत्री या कवित्री या कवित्री? बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात कवियत्री, ठीक। बाकी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, पहला, तीसरा और चौथा क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का सही भेद क्या है? बताइए एक तरड़ी और तरणी, सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला विकल्प देखिए नाव और सूर्य है, दूसरा क्या है? सूर्य और नाव है, तीसरा क्या है? युवती और नदी, और चौथा चौथा क्या है? पार होना या तैरना। तो तरड़ी और तरड़ी शब्द का सही युग्म अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात सूर्य और नाव, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। बताइए दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम बताना है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? कोई निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर, अर्थात अगले प्रश्न पर। अब बताइए उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइए उन्मूलन शब्द का बताना है, चयन कीजिए। उन्मूलन अर्थात जड़ से उखाड़ फेंकना। बताइए क्या होगा? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण? तो उन्मूलन शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, अर्थात रोपण, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए वीर रस का अस्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका बताना है आप सभी को? वीर रस का, चयन कीजिए। क्या होगा वीर रस का अस्थायी भाव? शोक होगा, भय होगा, क्रोध होगा या उत्साह होगा? वीर रस का बताना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, अर्थात उत्साह, ठीक। उत्साह का क्या हो जाएगा? वीर रस हो मतलब माफ कीजिएगा वीर रस हो जाएगा। शोक का क्या होगा? करुण रस हो जाएगा। भय का क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। और क्रोध का क्या होगा? रौद्र रस हो जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें से क्या करना है? एक वाक्य जो पूर्णतः शुद्ध होगा। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए चयन कीजिए। ये पहला देखिए, यह माफ कीजिएगा, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, पहला है। दूसरा क्या है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ठीक। तीसरा क्या है? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ठीक। और चौथा क्या है? वह एक विदुषी अभिनेता है। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। बाकी तीनों क्या है? अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विदुषी शब्द अभिनेता में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये गलत है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, सही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह बिल्कुल ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। बताइए पेट में दाढ़ी होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए। पेट में दाढ़ी होना, पहला देखिए कम उम्र में अधिक चालाक होना, माफ कीजिएगा कम उम्र में बहुत चालाक या अनुभवी होना। दूसरा है बीमार होना। तीसरा क्या है? भेद छिपाना। और चौथा क्या है? अप्राकृतिक बात होना। चलिए चयन कीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, अर्थात कम उम्र में बहुत चालाक या अनुभवी होना, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल शानदार, अर्थात सही जवाब हो जाएगा। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ कम उम्र में बहुत चालाक या
अनुभवी होना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार। पंक्ति में अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है, बताइए। आपके सामने प्रस्तुत है, पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार, चौथा है उपमा अलंकार। कनक कनक, बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा? विकल्प तीसरा अर्थात यमक अलंकार। ध्यान दीजिए, यमक अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर देखिए, कनक शब्द एक बार आया, दूसरा फिर कनक आया। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक, तो एक ही शब्द है किंतु अलग अलग अर्थ है, तो वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल, माफ कीजिएगा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ आते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर चार शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। और उपमा अलंकार क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, विकल्प तीसरा अर्थात यमक अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए, मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है, बताइए। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है? तो दोहा के ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है? विकल्प पहला अर्थात सोठा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। यह हमारा इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। देखिए, अंतिम प्रश्न प्रस्तुत है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंधेर नगरी क्या है? अंधेर नगरी एक नाटक है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अंधेर नगरी क्या है? नाटक है, कहानी है, निबंध है या उपन्यास है? तो अंधेर नगरी क्या है? नाटक है। अब बताइए, इस नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मुंशी प्रेमचंद है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कोई रचना? जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है कमायनी, जो कि एक महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना क्या है? कमायनी। ठीक, जो कि एक महाकाव्य है। कमायनी क्या है? महाकाव्य है कमायनी। अब कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग क्या नाम है? चिंता। पहला सर्ग क्या है? चिंता है। ठीक, और अंतिम अर्थात 15वां सर्ग कौन सा है? आनंद है। ध्यान दीजिएगा, पहला सर्ग का नाम क्या है? चिंता, और अंतिम सर्ग का नाम क्या है? आनंद। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य रचना महाकाव्य है, जो कि क्या है? कमायनी है। इसका प्रकाशन 1936 में माना जाता है, या 1936 है। ठीक है, आइए अब है, एक मिनट माफ कीजिएगा। फिर देखिए, मुंशी प्रेमचंद, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है क्या? गोदान। बहुत ही चर्चित क्या है? उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। कौन सी रचना? गोदान। ध्यान दीजिएगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही चर्चित उपन्यास है, या कृषक जीवन पर आधारित है। ठीक है, किसकी रचना है गोदान? जो कि एक उपन्यास है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जैसे उनकी रचना है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी की बहुत चर्चित रचनाएं हैं। ठीक है, ये रहे हमारे एमसीक्यू 30 यूपी पुलिस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस से अतिरिक्त और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी के लिए।